ओके, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? हमने स्टार्ट क्या करा था, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये तो बहुत सिंपल सा है। अब क्वेश्चन आता है, हु आर द रूलर्स? Which officials must be elected to any government to be called democracy? Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? कैसा इलेक्शन होना चाहिए, क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, कौन पीपल सेलेक्ट करे, मींस हु शुड बी द सिटीजन। फाइनली कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। पाकिस्तान का एग्जांपल है, फर्स्ट बहुत ध्यान से समझना है। पाकिस्तान में द सीन वाज जनरल परवेज मुशर्रफ लेड द मिलिट्री कू इन अक्टूबर 1999। उसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और खुद को क्या बना दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ओके, बाद में उसने अपनी डेजिग्नेशन क्या बना दी, प्रेसिडेंट। खुद ही बन गया, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव खुद डिक्लेयर करा और फिर प्रेसिडेंट खुद ही बन गया, खुद ही कर दिया, खुद ही डिक्लेयर कर दिया, कोई नहीं बोल रहा उसे, खुद ही कर दिया। 2002 में उसने रेफरेंडम करा और खुद रेफरेंडम मतलब कि अपने कंट्री में सबसे पूछना कि वेदर यू लाइक माय रूल और नॉट। और वो इतना ज्यादा बायस्ड था कि उसने खुद ही अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन भी दे दिया कि वो फिर 5 इयर्स रहेगा। अब देखो, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो एक्टिविस्ट थे, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, उन्होंने कहा दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, उसमें कुछ भी फेयर नहीं था। तो अगस्त 2002 में उसने एक ऑर्डर इशू करा, दैट वाज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया और क्या लिखा कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, मतलब जो वो फॉर नेम से एक असेंबलीज बैठी थी उन्हें भी वो डिसमिस कर सकता है। सिविलियन कैबिनेट विल बी सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पे मिलिट्री ऑफिसर्स बैठेंगे। अब ये लॉ पास करने के बाद उसने इलेक्शंस करवाए। तुम सोच सकते हो क्या ये इलेक्शंस फेयर हुए होंगे? नहीं। नाउ इलेक्शंस हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। तो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास भी कुछ पावर थे, बट द फाइनल पावर किसके पास था, जनरल मुशर्रफ के पास। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? ये तो फिर वो हो जाएगा ना, नॉन डेमोक्रेसी। बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक हुआ। अब देयर आर मेनी रीजन व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। क्या हम कह सकते हैं रूलर्स वर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? नो, बिकॉज पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रूलर्स, बट रियल पावर किसके पास है, जनरल मुशर्रफ के पास। वो तो अपनी मर्जी से डिसीजन ले ही नहीं सकते। और ये कहाँ होता है, डिक्टेटरशिप में, मोनार्की में, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो इससे हमें एक और फीचर पता चला दैट डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन उसके पास होना चाहिए जिसको हम चूज कर रहे हैं, ना कि तुम इलेक्शन तो करा रहे हो बट जिसको हम इलेक्ट कर रहे हैं उसके पास रियल पावर है ही नहीं। समझ आया? यस मैम। अब दूसरा फीचर पढ़ते हैं। अब इसमें विल टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना में क्या होता है, इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। कॉन्गो रेनमिन डाइबो डाउई नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इनका पार्लियामेंट का नाम है, ज्यादा ये अजीब है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस एज द पार्ट टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। अब जो इलेक्शन होते हैं यही लोग प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अभी तक तो कहानी सही लग रही है। और इसमें कांग्रेस में 3000 मेंबर्स होते हैं जो पूरे चाइना से इलेक्ट होके आते हैं। कुछ मेंबर्स आर्मी से भी आते हैं। बट यहाँ पे क्या है, इलेक्शन में खड़े होने के लिए कैंडिडेट को किसका अप्रूवल लेना पड़ता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो। हाँ जी। क्या यहाँ पे लोगों को ऑप्शन मिल रहा है? हमेशा गवर्नमेंट कौन बना रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही बंदा खड़ा है, तो तुम चाहे वोट दो चाहे ना दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा?
नो मैम। फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इज इट अ ट्रू डेमोक्रेसी? नो, राइट। यस मैम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे मेक्सिको का। मेक्सिको है has its elections after every 6 years, प्रेसिडेंट की। कंट्री कभी मिलिट्री रूल में नहीं रहा, डिक्टेटर रूल में नहीं रहा। तो अभी तक हमने पाकिस्तान और चाइना कर ली। हाँ, मेक्सिको में 2000 तक हर इलेक्शन कौन जीत रहा था? एक ही पार्टी जीत रही थी, एंड दैट वाज पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी कंटेस्ट तो करती थी बट कभी जीत नहीं पाती थी, क्योंकि पीआरआई क्या करती थी? डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी। All those who were employed in government offices had to attend the party meetings. उसने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है उन सबको इनकी पीआरआई में आना पड़ेगा। टीचर्स को जबरदस्ती बोला जाता था कि आपको भी और आपको स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी फोर्स करना है कि पीआरआई को ही वोट दें। मीडिया बाकियों को इग्नोर करती थी, उनकी एक्टिविटीज को कवर ही नहीं करती थी। पोलिंग बूथ शिफ्ट कर दिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह लास्ट मोमेंट पे। बहुत पैसा खर्च करती थी पीआरआई कैंपेनिंग में। तो एक तरह से इलेक्शन तो हो रहे हैं, बट क्या ये डेमोक्रेटिक है? नहीं है। In China, the elections do not offer the people any choice. In Mexican, people seem to really have a choice, but in practice, they had no choice. So these were not fair elections. तो सेकेंड फीचर हमारा क्या आता है? डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर वही रूल करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर देखते हैं। अब आते हैं जैसे सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में 2015 तक women did not have any right to vote. एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी को राइट टू वोट बहुत डिफिकल्टी से मिलता था। फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा था कि इंडिजीनियस फिजी की ज्यादा वैल्यू थी देन इंडियन फिजी। तो मतलब सब इक्वल नहीं है ना, किसी में विमेन को छोटा कर रहे हैं, किसी में माइनॉरिटी को छोटा कर रहे हैं, किसी में आउटसाइडर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में ईच सिटीजन शुड हैव इक्वल वोट, नहीं तो उस वोट की कोई वैल्यू नहीं होती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आ जाओ जिम्बाब्वे का केस। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। व्हाइट माइनॉरिटीज में थे बट फिर भी इनको रूल करते थे। और उसके बाद से कंट्री एक पार्टी से रूल कर रही है, दैट इज ZANU PF। इसके लीडर जो थे रॉबर्ट मुगाबे, ही रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इलेक्शंस होते थे बट हर बार कौन जीत रहा है? ZANU PF। हाँ, रॉबर्ट मुगाबे। क्यों? क्योंकि अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करता था। इसने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया कई बार जिससे अपने पावर्स बढ़ा सके, लेस अकाउंटेबल हो सके। ऑपोजिशन पार्टी को हरास करते थे, उनकी मीटिंग खराब कर देते थे, पब्लिक प्रोटेस्ट होते थे जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। दे कैन नॉट क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। टेलीविजन रेडियो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और गवर्नमेंट हरास करती थी जर्नलिस्ट को जो उनके अगेंस्ट लिखते थे। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी, जजमेंट्स भी इग्नोर कर देते थे। और फाइनली 2017 में ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस। ओके, तो इससे क्या पता चलता है जिम्बाब्वे में ऐसे कि रूलर पॉपुलर होना चाहिए। हाँ, इसको रूल से हटा दिया था। हाँ, इसको हटा दिया था। पॉपुलर गवर्नेंस ये नहीं बताया वो, ऑब्वियसली लोगों ने प्रोटेस्ट करा होगा। जैसे हमने नेशनल मूवमेंट करी, जब हम बहुत दुखी हो गए थे तो ब्रिटिश रूल हटाया ना। यस मैम, वो तो करा था। हटा दिया। तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट हर चीज के लिए प्रॉपर स्पेस देना चाहिए। कोई भी चीज आप कंट्रोल मत करो, बिकॉज कंट्रोल करोगे तो लोग अपना ओपिनियन नहीं बना पाएंगे। एवरीबडी शुड हैव इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। सब लोग अपना पब्लिक में इक्वल ओपिनियन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं।
एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, सबको राइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं कि हर बंदा अपनी मर्जी से चेंज कर दे। मैम हम्म मैम टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है, अभी हमने जैसे 4 कंट्रीज का करा है, तो मैम ये दे सकती है ना कि मतलब एक्सप्लेन लाइक बाय गिविंग सम एग्जांपल that why फिर China is not democratic, why Mexico is not democratic, why Pakistan मतलब is वो not इस इन सब का यही बता रहे हैं ना, नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, कोई ऐसा क्वेश्चन बना देंगे और बोलेंगे हेल्प बाय सम गिविंग बाय सम एग्जांपल, तो एग्जाम्पल। वेरी गुड। एग्जांपल एक कंट्री दे दूंगा यहाँ हाँ, पे। तो इससे हमें और एक कंडीशन पता चलती है दैट, यहाँ पे देखते हैं, देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता अगर वो इलेक्शन जीत गया है कि मैं कुछ भी करूं मेरी तरफ से रूल बन जाएगा। इट शुड रिस्पेक्ट द माइनॉरिटीज ऑल्सो। सारे मेजर डिसीजन में कंसल्टेशन होना चाहिए। एवरी ऑफिस बेयरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दे शुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल एंड ऑल्सो द इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। तो इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स एंड सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन खुद नहीं लिख देते वो लोग, उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अब इसको समेशन कर देते हैं सारे पॉइंट्स को, कि रूलर्स जो हमने इलेक्ट किए हैं वो सारे रूल्स हमें डिसीजन ले। फ्री एंड फेयर चांस होना चाहिए आगे आने का, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए। मैम तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा वैसे? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके मैम, ठीक है। की फीचर। अब वो कह रहे हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स का डिस्कशन होएगा कि डेमोक्रेसी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। फाइन। तो there's a student called Yolanda. We live in a democratic country. All of the world people want democracy. Gradually धीरे धीरे सब डेमोक्रेटिक बनते जा रहे हैं। यस मैम। तो योलांडा बोलते हैं इट इज ऑब्वियस कि डेमोक्रेसी बेस्ट है। तो टांगिकी बोलती है बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक्सेप्ट कर लें क्योंकि वो फेमस है, कई बार वो रॉन्ग भी हो सकता है। जेनी बोलती है एक्चुअल में ये रॉन्ग है। डेमोक्रेसी से क्या है, इतनी पॉवर्टी है, डेमोक्रेसी से पॉवर्टी है। तो रिबियांग सेड कि डेमोक्रेसी का पॉवर्टी से क्या लेने देने। जेनी सेड कि अगर ये बेस्ट होती, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट chaos, इंस्टेबिलिटी, करप्शन, हिपोक्रेसी, पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते हैं, ये सब होता है, ये होता है डेमोक्रेसी में। कौन लोगों की चिंता करता है। तो पॉइमन बोलते हैं क्या करें, क्या ब्रिटिश रूल लगा दें फिर से। तो रोज बोलती है आई डोंट नो कि दिस कंट्री नीड्स अ स्ट्रॉन्ग लीडर जो इलेक्शन और पार्लियामेंट का ध्यान ना रखे, वो करप्शन और पॉवर्टी हटा सकता है, मतलब डिक्टेटरशिप कर ले। कोई बोलते हैं अगर ये वो जो मतलब क्या गारंटी है कि जिस इंसान पे आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो वो पावर्स का मिसयूज नहीं करेगा, हमेशा तुम्हारे लिए यूज करेगा, कंट्री के लिए यूज करेगा। तो वो कहते हैं रोज कि आई एम स्पीकिंग ओनली अबाउट द ऑनेस्ट पीपल। बट वही बोलते हैं कि तुम कैसे कंपेयर करोगे कि कौन ऑनेस्ट है कौन करप्ट है। गेटिंग। तो अब चलेगा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है डेमोक्रेसी में, ये भी पता होना चाहिए। मैम पूछ सकती है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला ड्रॉबैक है इंस्टेबिलिटी रहती है, लीडर्स बार बार चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन पावर प्ले होता है, कोई मॉरल स्कोप नहीं होता, कोई किसी पे दया धर्म नहीं करता, और इतनी ज्यादा कंसल्टेशन होती है इसमें कि डिसीजन लेने में इतना डिले हो जाता है। इलेक्टेड लीडर्स को उनका बेस्ट इंटरेस्ट भी नहीं पता होता लोगों को, बस वो तो अपने पावर के लिए आ जाते हैं, और कई बार तो इतना करप्शन होता है। और ऑर्डिनरी लोग को जो अनएजुकेटेड है उन बेचारों को क्या पता, थोड़ा 100-50 रुपए दे दिया वो तो जिस पार्टी ने दे दिया उसी पार्टी को वोट कर देंगे। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स हैं। नाउ इट इज सेइंग कि डेमोक्रेसी मैजिकल सोल्यूशन नहीं है सबके लिए, बट ये है कि बाकियों से बेटर है।
बेस्ट नहीं है तो बेटर है। हम गारंटी नहीं ले सकते, यहाँ पे भी गलतियां होती हैं, बट यहाँ पे हम सुधार भी सकते हैं। एक बार गलत लीडर आ गया तो हम दोबारा दूसरा नया लीडर ला सकते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है। China's famine of 1958-1961 was the worst recorded famine. 3 crore people died. India's economic condition was not much better than China, but India did not have famine. क्यों? Because of the government policy. अलग अलग पॉलिसी जो गवर्नमेंट यूज करती है उसकी वजह से। इंडिया में डेमोक्रेसी है, जैसे ही फूड स्कैर्सिटी होता है उस पर रिस्पॉन्स किया जाता है, चाइना में नहीं होता। चाइना में भी मल्टी पार्टी होता तो ऑपोजिशन होता, क्रिटिसाइज होता, लोग फेमिन पे ध्यान देते, बट नहीं हुआ। डेमोक्रेसी बेटर है बाकियों से, क्यों? क्योंकि अगर रूलर्स वो नहीं करेंगे जो लोग चाहते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे उसको, नेक्स्ट ईयर वोट ही नहीं देंगे, नेक्स्ट 5 years बाद। सो इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर गवर्नमेंट। दूसरा क्या रीजन है, डेमोक्रेसी कंसल्टेशन और डिस्कशन पे बेस्ड है, ये हमने देखा। डिले तो होता है, बट एडवांटेज ये रहता है कि जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेते, और जल्दी में डिसीजन नहीं लेते तो डिसीजन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्लियर? अब आते हैं थर्ड एडवांटेज। नाउ इट हेल्प्स टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सोसाइटी में पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस, कि तुम्हारा ओपिनियन अलग होगा, मेरा अलग होगा, और इतनी बड़ी कंट्री है, सबका अलग होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट की जगह हम यहाँ पे सबको थोड़ा थोड़ा सबकी बात सुनते हैं, और यहाँ पे कोई परमानेंट विनर या लूजर नहीं होता, तो इसलिए लोग आराम से बहुत पीस में रहते हैं। और लोग and because of this democracy keeps our country together. So it enhances the dignity of citizen. लोगों की लाइफ सुधर रही है, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल रही है उन्हें। It helps us to correct our own mistakes. आज सपोज कोई डिसीजन ले लिया, गलत है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसे कैंसिल कर देता है कि आप ठीक करो। तो मिस्टेक सबसे होती है, बट द थिंग इज दैट डेमोक्रेसी में आप करेक्ट कर सकते हो, बट बाकी जगह कोई अपनी गलती नहीं मानता। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेटर देन एनी अदर डेमोक्रेसी। अब आते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में इतने सारे लोग होते हैं कि सब साथ में बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते, और अगर कोई चाहे भी तो लोगों के पास टाइम नहीं है, राइट? ये प्रॉब्लम है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि लोगों के पास डेमोक्रेसी की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। घर में भी यूज टू टेक डिसीजन सब साथ में बैठ के लेते हैं, बट कंट्री में ऐसा नहीं है, सब लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो वो बोल रहे हैं कि अब हमें डेमोक्रेसी को सिर्फ रूल एंड ऑल से आगे बढ़ा के कुछ लाइंस पे सोचना पड़ेगा, जैसे true democracy will come to the country only when no one goes hungry to bed. कितने लोग भूख के मारे मर जाते हैं, और कुछ लोग खाना वेस्ट करते हैं, फेंकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि सबको एटलीस्ट बेसिक खाना तो मिले। Every citizen should play equal role in decision making. सबके पास एजुकेशन हो, सबके पास रिसोर्सेज हो, सबके पास कमिटमेंट हो। अगर हम ये आइडियल्स सीरियसली लेंगे तभी जाके एक कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री बनेगी, एक प्योरली डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी। अदरवाइज हम हमेशा ऐसे पीछे ही रहेंगे, बिकॉज अब इतना एडवांस टाइम आ चुका है कि लोगों को बेसिक तो समझ आ गया है। नाउ दे वांट समथिंग एडवांस, दे वांट सम बेटरमेंट, दे वांट सम कमिटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, कि लोगों की लाइफ मोर और लेस स्ट्रांग हो। एंड दिस विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो फेट है कंट्री का, मींस जो फ्यूचर है कंट्री का, वो डिपेंड करे रूलर्स पे नहीं बल्कि सिटीजन्स पे, और सिटीजन ज्यादा एजुकेटेड हो एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग, कि जो डिसीजन लिए जाए उसमें सिटीजन्स बिल्कुल आगे आके पार्टिसिपेट करें। क्लियर? एनी डाउट? नो मैम। ओके।